हमारी इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं, वो बाहर से देखने पर पूरी तरह से चकाचौंध, ग्लैमर और बेशुमार दौलत से भरी हुई लगती है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। सही कहा। लेकिन जब हम उस चमक के पीछे झांकते हैं, तो वहाँ एक बहुत ही जटिल, घुटन भरी और मतलब सदियों पुराने नियमों से बंधी हुई सच्चाई नजर आती है। और यही आज का हमारा विषय है। केविन क्वान का 2013 का बेहद मशहूर उपन्यास क्रेजी रिच एशियंस। पहली नजर में ये एक रोमांटिक कॉमेडी लग सकती है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये समाज के सबसे अमीर वर्ग पर किया गया एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। एकदम सही। और इस विषय की तह तक जाने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है। जैसे लिच चार्ट्स का विस्तृत विश्लेषण हमें किरदारों की मानसिकता समझने में मदद करता है। हाँ, और रिफाइनरी 29 की फैमिली ट्री गाइड उन उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों और पीढ़ियों की विरासत का पूरा नक्शा खींच देती है। हमारा मकसद सिर्फ एक प्रेम कहानी सुनाना नहीं है। हम ये डिकोड करना चाहते हैं कि जब एक साधारण, अपने दम पर पहचान बनाने वाली अमेरिकी एशियाई सोच का टकराव सिंगापुर की पुरानी दौलत से होता है। पुरानी दौलत मतलब पीढ़ियों से चली आ रही असीमित सत्ता और रुतबा। हाँ बिल्कुल। जब इन दोनों का टकराव होता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या खेल खेला जाता है, ये सच में बहुत दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां दो मुख्य किरदार रेचल चू और निकोलस यंग रहते हैं। दोनों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। रेचल अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है और निक इतिहास का। रेचल की पृष्ठभूमि बहुत ही जमीनी है ना? हाँ, उसे उसकी सिंगल मदर केरी ने अमेरिका में बहुत कड़ी मेहनत करके पाला है। रेचल असल मायने में पश्चिमी व्यक्तिवाद का प्रतीक है, जहां इंसान अपने परिवार के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से समाज में अपनी जगह बनाता है। और दूसरी तरफ निक है, जो रेचल के साथ न्यूयॉर्क में एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहा है, लेकिन वो अपने अतीत को लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए हैं। ये रहस्य तब सामने आता है जब वो रेचल को अपने बचपन के दोस्त कॉलिन खो की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर ले जाने का फैसला करता है। और ये कोई आम शादी नहीं है। इसे पूरे एशिया के एलीट वर्ग में सदी की सबसे बड़ी शादी माना जा रहा है। बिल्कुल। सिंगापुर पहुंचते ही रेचल जिस सांस्कृतिक झटके का सामना करती है, वो केवल पैसों की चकाचौंध का नहीं है। उसे पता चलता है कि निक कोई आम प्रोफेसर नहीं है। अरे वो तो एशिया के सबसे अमीर और पुराने घरानों में से एक शेन यंग त्सियन खानदान का इकलौता वारिस है। यहीं पर लिचार्ट्स का विश्लेषण एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ चीनी बनाम पश्चिमी संस्कृति की लड़ाई नहीं है। यह असल में परिवार बनाम निजता का संघर्ष है। निक का परिवार सदियों से अपनी संपत्ति, अपने नाम और अपनी विरासत को सहेज कर बैठा है। उनके समाज में व्यक्ति की अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती, वो सिर्फ एक बड़े पारिवारिक ढांचे का एक पुर्जा होता है। और यहीं से कहानी में असली व्यंग्य शुरू होता है। केविन क्वान ने इस सुपर रिच दुनिया के जो उदाहरण दिए हैं, वे इतने अजीबोगरीब हैं कि मतलब किसी को भी हंसी आ जाए। हाँ, जैसे वो डॉक्टर मैल्कम चैंग वाला किस्सा, जो एशिया के जाने माने हार्ट सर्जन है। बिल्कुल। वो हमेशा अपने हाथों के नाप के बने खास लेदर ग्लव्स पहनते हैं ताकि उनके हाथ जरा भी न थकें। और इसके अलावा इको लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट जेट्स और तापमान नियंत्रित कमरों का जिक्र इस तरह किया गया है जैसे कोई रोजमर्रा की बात हो। ये सब पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद लेखक ने अपनी कल्पना के घोड़े बहुत ज्यादा दौड़ा दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। सही कहा। केविन क्वान खुद सिंगापुर के एक बेहद रसूखदार और पुराने अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके परदादा ने सिंगापुर के एक प्रमुख बैंक की स्थापना की थी। तो किताब में दौलत का जो भी भौंडा प्रदर्शन या अजीबोगरीब शौक दिखाए गए हैं, वे सब क्वान के अपने बचपन के अनुभवों और उनके आसपास के लोगों की असली जिंदगी से प्रेरित है। पता है, जब उन्होंने पहली बार अपनी पांडुलिपि प्रकाशक को दी थी तो उन्हें कई चीजों के सबूत देने पड़े थे, क्योंकि वे बातें आम इंसान की समझ से बहुत परे थी। ये किताब एक तरह से उस इको चेम्बर का पर्दाफाश करती है जहां दुनिया के कुछ चुनिंदा परिवार रहते हैं। इस दुनिया को गहराई से समझने के लिए पुरानी दौलत यानी ओल्ड मनी और नई दौलत यानी न्यू मनी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पुरानी दौलत का अपना एक अलग ही खामोश लेकिन बेहद ताकतवर घमंड होता है। निक की दादी सुई का किरदार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उनका घर टायर सॉल पार्क सिंगापुर के बीचों बीच स्थित एक महल है
लेकिन ये इतना गुप्त है कि ये आम जीपीएस या नक्शे पर भी नजर नहीं आता। ये एक ऐसी दुनिया है जो किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि वे सबसे ऊपर हैं। और इसी पुरानी दौलत के ठीक विपरीत नई दौलत का रुतबा है, जिसे रेचल की कॉलेज की दोस्त पेकलिन के परिवार यानी गो परिवार के जरिए दिखाया गया है। यहाँ मिस मोजो के नोट से एक दिलचस्प बात सामने आती है। किताब में गोह परिवार को फिल्म के मुकाबले थोड़ा कम कार्टूनिश दिखाया गया है। लेकिन वे अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित और गंभीर हैं। गोह परिवार के पास सोने से जड़ा हुआ घर और हर तरह की लग्जरी है। पर जब रेचल उन्हें निक के परिवार के बारे में बताती है तो वे हैरान रह जाते हैं। इतने अरबपति होने के बावजूद गोह परिवार ने यंग्स का नाम तक नहीं सुना था। ये इस बात का प्रमाण है कि असली ताकतवर लोग कभी पत्रिकाओं के कवर पर अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। बिल्कुल, वे अदृश्य रहकर पूरी अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। अमीरों के बीच भी एक बहुत गहरी और अदृश्य सामाजिक सीढ़ी होती है। और इस सामाजिक सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कहानी के सबसे खतरनाक किरदार ने उठाई हुई है, निक की मां एलेनोर यंग। एलेनोर का किरदार महज एक खराब सास का नहीं है, वो उस पूरे सिस्टम की पहरेदार है। उसे लगता है कि रेचल जैसी एक मामूली अमेरिका में पली बड़ी लड़की उनके सदियों पुराने खानदान की शुद्धता और रुतबे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके नजरिए से रेचल एक गोल्ड डिगर है जो निक की पैसों के लिए उससे जुड़ी है। इस खतरे को खत्म करने के लिए एलीट वर्ग किस हद तक क्रूर हो सकता है, ये हमें अरामिंटा की बैचलरेट पार्टी में देखने को मिलता है। वो बैचलरेट पार्टी की घटना एलीट समाज की उस छिपी हुई हिंसा को बाहर लाती है, जिसे वे सभ्यता के नकाब के पीछे छुपा कर रखते हैं। जब फ्रांसिस्का शॉ नाम की एक सोशलाइट रेचल को डराने के लिए उसके बैग में एक कटी हुई खून से लथपथ मछली डाल देती है कि वो एक बाहरी इंसान है और इस शिकारगाह में वो सिर्फ एक शिकार है। उच्च वर्ग की औरतें जिनके पास असीमित पैसा और खाली समय है, अपने रुतबे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और ये क्रूरता तब अपनी सारी हदें पार कर देती है जब एलेनोर शेंजेन में एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखती है। हाँ, वो रेचल के अतीत को खंगालती है और एक ऐसा राज ढूंढ लाती है जो रेचल की पूरी पहचान को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। एलेनोर भरी महफिल में दावा करती है कि रेचल का पिता, जिसके बारे में रेचल सोचती थी कि वो मर चुका है, वो असल में जिंदा है। उसका नाम जो फेंग मिन है और वो चीन की एक जेल में बंद एक खूंखार अपराधी है। ये जानकारी रेचल पर एक बम की तरह गिरती है। वो टूट जाती है क्योंकि जिस जीवन को वो सच मानकर जी रही थी वो एक झूठ पर टिका था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत गहरी और दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। जब रेचल की मां केरी को ये पता चलता है तो वो आखिरकार अपनी बेटी को पूरी कहानी बताती है कि फैंग मिन वास्तव में एक बेहद हिंसक इंसान था जो केरी का शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। केरी ने अपनी जान बचाने के लिए उस नरक से भागने का फैसला किया था। और सबसे बड़ा सच यह है कि रेचल का असली पिता फैंग मिन नहीं बल्कि काओ वे नाम का एक व्यक्ति है, जिसने केरी की मदद की थी ताकि वो अमेरिका भाग सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये इस बात का एक भयानक उदाहरण है कि एलीट वर्ग अपनी ब्लड लाइन और सामाजिक स्थिति को बचाने के लिए किसी इंसान के सबसे गहरे और दर्दनाक आघात को भी कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सही कहा। एलिनोर को केरी की उस घरेलू हिंसा या पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके लिए वो सिर्फ रेचल को निक की जिंदगी से बाहर फेंकने का एक मोहरा था। ये घटना सच में झकझोर कर रख देती है। लेकिन कहानी में सिर्फ रेचल ही नहीं है जो इस दिखावटी दुनिया के बोझ तले पिस रही है। एक और किरदार है जिसकी जिंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखली हो चुकी है। निक की चचेरी बहन एस्ट्रिड लियोंग, जिसे पूरी दुनिया में द गॉडेस के नाम से जाना जाता है। वो एक ऐसा फैशन आइकॉन है जो पेरिस से हॉटे कॉट्योर यानी दुनिया के सबसे महंगे कपड़े सीधे रनवे से खरीदती है। देखने वालों के लिए उसकी जिंदगी एक सपना है, लेकिन उस सपने के पीछे की हकीकत बहुत कड़वी है। एस्ट्रिड की शादी माइकल टियो नाम के एक शख्स से हुई है। माइकल एक टेक स्टार्टअप चलाता है और उसने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है, लेकिन वो किसी पुरानी दौलत वाले खानदान से नहीं आता। एस्ट्रिड के परिवार की बेशुमार दौलत, उनके नौकरों का फौज और हर बात पर परखे जाने वाले रवैये के सामने माइकल खुद को हमेशा एक असफल और अयोग्य इंसान महसूस करता है। क्लास का ये फर्क उनके रिश्ते को दीमक की तरह खा रहा है और
मिस मोजो वीडियो इस बात पर जोर देता है कि 2018 की फिल्म और किताब के बीच यहीं पर सबसे बड़ा और गहरा अंतर मौजूद है। बिल्कुल। फिल्म में ये दिखाया गया है कि माइकल सच में अपनी किसी असुरक्षा के कारण एस्टेड को धोखा देता है और किसी और औरत के साथ अफेयर करता है। लेकिन किताब की कहानी इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल है। किताब ने माइकल का अफेयर पूरी तरह से झूठा होता है। हाँ, वो जानबूझकर अपनी चचेरी बहन जैस्मीन के साथ अफेयर का नाटक करता है ताकि एस्टेड ये सब देखकर उससे नफरत करने लगे और उसे तलाक दे दे। ये सोचने वाली बात है कि कोई इंसान अपनी ही शादी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा। इस सवाल का जवाब उस घुटन में छिपा है जो माइकल उस परिवार का हिस्सा बनने के बाद रोज महसूस कर रहा था। वो उस आउटसाइडर होने के दबाव और हर दिन मिलने वाले मूक तानों को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो एस्टेड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे ये भी एहसास हो गया था कि वो कभी उस दुनिया में फिट नहीं हो पाएगा। इसलिए एस्ट्रिड को आजाद करने के लिए और खुद को उस सोने के पिंजरे से बाहर निकालने के लिए उसने खुद को एक विलेन साबित कर दिया। इसी कहानी में एक और किरदार है, चार्ली वू, जो एस्ट्रिड का पूर्व मंगेतर और एक अरबपति है। फिल्म में उसे बस अंत में एक झलक के लिए दिखाया गया है। लेकिन किताब में वो छुपकर बहुत ऊंचे दामों पर माइकल की कंपनी के शेयर्स खरीदता है ताकि माइकल का आत्मविश्वास वापस आ सके और उनकी शादी बच जाए। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि जब किसी रिश्ते में सामाजिक वर्ग और हैसियत की असुरक्षा जड़ जमा लेती है तो दुनिया की कोई भी दौलत उस खाई को नहीं भर सकती। ये एक बहुत ही विचारशील पहलू है। और पता है, किताब और फिल्म के बीच कुछ और भी अंतर है जो कहानी के सांस्कृतिक संदर्भ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे कि वो डम्पलिंग्स और स्कॉन्स का अंतर। यूट्यूब वीडियो के अनुसार फिल्म में निक की दादी सुई और उनका पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डम्पलिंग्स बनाते हुए नजर आते हैं। हाँ, जो एक बहुत ही पारंपरिक एशियाई छवि है। लेकिन किताब में ऐसा कोई दृश्य नहीं है। किताब में दादी अपने स्कॉन्स के लिए मशहूर हैं। स्कॉन्स, जो एक ब्रिटिश बेक्ड डिश है जिसे अक्सर दोपहर की चाय के साथ खाया जाता है। यह बदलाव आखिर क्यों किया गया? यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संदेश है जिसे फिल्म ने अनदेखा कर दिया। बिल्कुल। किताब में दादी का स्कॉन्स बनाना सिंगापुर के पुराने एलीट वर्ग पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। एशिया की जो सदियों पुरानी दौलत है वो हमेशा से अपने स्टेटस को पश्चिमी या ब्रिटिश तौर तरीकों से जोड़कर देखती रही है। उनका खान पान, उनका एक्सेंट, उनकी शिक्षा, सब कुछ ब्रिटिश रॉयलिटी की नकल हुआ करता था। लेकिन हॉलीवुड को पश्चिमी दर्शकों के लिए एक ऑथेंटिक एशियाई फील चाहिए था, ताकि दर्शकों को वही देखें जो वे एशिया के बारे में सोचना चाहते हैं। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे मीडिया अक्सर जटिल सामाजिक सच्चाइयों को अपनी सुविधा के अनुसार सरल बना देता है। इसके अलावा और भी कई बदलाव हैं जो किताब की गहराई को कम करते हैं, जैसे निक के पिता फिलिप यंग का किरदार। फिल्म में फिलिप कहीं नजर नहीं आते, बस ये बताया गया है कि वो सिडनी में किसी बिजनेस ट्रिप पर हैं। लेकिन किताब में फिलिप जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो अपनी पत्नी एलेनोर की राजनीतिक चालों, परिवार के रोज-रोज के ड्रामे और उस घुटन भरे माहौल से खुद को दूर रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो रेचल को लेकर बहुत ही दयालु और समझदार रवैया रखते हैं। इसके अलावा निक और रेचल के ठहरने की जगह को लेकर भी किताब और फिल्म में बड़ा अंतर है। फिल्म में वे एक शानदार होटल में रुकते हैं जो एक रोमांटिक छुट्टी जैसा लगता है, जबकि किताब में सुई के सख्त आदेश पर उन दोनों को टाइसोल पार्क में ही रुकना पड़ता है। वहां रुकना रेचल के लिए कोई लग्जरी का अनुभव नहीं था, बल्कि एक तरह की कैद थी। उस विशाल घर में नौकरों की एक पूरी फौज हर पल उन पर नजर रख रही थी। हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट सीधे एलेनोर या दादी तक पहुंच रही थी। ये उस बात को दर्शाता है कि उस दुनिया में निजता नाम की कोई चीज नहीं है। आपकी जिंदगी पर आपका नहीं, बल्कि परिवार का नियंत्रण होता है। इसी दौरान फ्रांसेस्का द्वारा निक और अमांडा के साथ इटली में किए गए एक थ्रीसम का भी जिक्र आता है, जो ये दिखाता है कि इस एलीट वर्ग के युवाओं की जिंदगी कितनी बेलगाम हो सकती है। जाहिर है, फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ऐसी चीजों को हटा दिया गया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है कहानी का अंत। हॉलीवुड की फिल्मों में दर्शकों को एक बहुत ही संतुष्ट करने वाली हैप्पी एंडिंग की आदत होती है। हाँ, फिल्म में हम देखते हैं कि निक एक हवाई जहाज में रेचल के पास आता है और उसे अपनी माँ एलेनोर की हरे रंग की खास अंगूठी पहनाकर प्रपोज करता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया
कि एलिनोर ने आखिरकार रेचल को स्वीकार कर लिया है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन इस जगह पर किताब वास्तविकता के बहुत करीब रहती है। किताब के अंत में ऐसा कोई जादुई प्रपोजल या अंगूठी पहनाने वाला फिल्मी सीन नहीं होता। निक और रेचल सब कुछ छोड़कर मरीना बे सैंड्स की छत पर एक कैफे में बैठते हैं। वे सिंगापुर स्लिंग पीते हैं और बस आपस में सुलह करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि किताब में एलेनोर कभी भी रेचल और निक के रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं देती। उनके बीच की खाई वैसे ही बनी रहती है। केविन क्वान यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि असल जिंदगी में सदियों पुराने सामाजिक नियम और पारिवारिक पूर्वाग्रह किसी एक भावुक भाषण या एक अच्छे पल से नहीं बदल जाते। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्रेजी रिच एशियंस का असली मतलब समझ में आता है। ये कहानी सिर्फ डिजाइनर कपड़ों, महंगे कारों या एक अमीर लड़के और एक साधारण लड़की के प्यार के बारे में नहीं है। ये असल में वर्ग भेद, पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक अपेक्षाओं के भारी बोझ और व्यक्ति की अपनी सांस्कृतिक पहचान के संघर्ष की एक बहुत ही सूक्ष्म आलोचना है। ये दिखाती है कि कैसे दौलत इंसान को ताकत तो देती है, लेकिन अक्सर उसकी इंसानियत और उसकी आज़ादी छीन लेती है। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी समाज को गहराई से समझने के लिए उसके अलिखित नियमों और उसके छिपे हुए पदानुक्रम को समझना बहुत जरूरी होता है। चाहे हम न्यूयॉर्क की भागदौड़ भरी जिंदगी की बात करें या सिंगापुर के उन छुपे हुए महलों की जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, इंसानी असुरक्षाएं, समाज में अपनी जगह खोने का डर और स्वीकार किए जाने की चाहत हर जगह एक जैसी ही होती है। बिल्कुल। अमीर होना आपको सामाजिक चिंताओं से मुक्त नहीं करता, बल्कि ये उन चिंताओं का दायरा और भी बड़ा कर देता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस दौलत को पाने के लिए पूरी दुनिया भाग रही है, वो दौलत अपने साथ कितनी बड़ी कैद लेकर आती है। सच कहा। तो आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे जो इस पूरी कहानी का निचोड़ लगता है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर अपार संपत्ति इंसान को इतना अकेला कर देती है कि उसे अपनी निजता बचाने के लिए अफेयर का नाटक करना पड़े या दुनिया से छुपकर रहना पड़े, तो क्या सबसे बड़ी लग्जरी असल में सिर्फ एक साधारण, अनजान और आजाद इंसान होने में नहीं है? कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।